हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी जगाता है, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाते हुए उसे डिलीवरी बॉय बुलाता है जो सिर्फ ईंटें ढोने के काम आए, पर वे स्पेस के नियमों का असली खौफ नहीं समझते। सोचिए, अगर आप उस स्पेस का आधा हिस्सा किसी के सिर पर रख दें, आधा हवा में छोड़ दें और पलक झपकते ही उसे बंद कर दें। हाँ, ये एक अचूक हमला बन जाता है जो हर डिफेंस को तबाह कर दे। और क्या हो अगर आप उस 1 क्यूबिक मीटर को 10 छोटे हिस्सों में बांट दें, तभी ड्रोन्स की ठंडी आवाज गूंजती है जियांगशिन फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में। इस वक्त हजारों निगाहें हमारे हीरो पर टिकी हैं, जो एक पुरानी धुंधली स्कूल यूनिफॉर्म पहने कोने से निकलकर उस ऊंचे मंच की ओर बढ़ रहा है। हम उसे अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखते हुए देखते हैं। इस दुनिया में राक्षस खुलेआम घूमते हैं और सामाजिक वर्ग बेहद कड़े हैं। यहाँ मिलने वाली एबिलिटी ही लगभग पूरी तरह तय करती है कि वे भविष्य में कहाँ खड़े होंगे। ये तय करता है कि क्या कोई और उसका परिवार सबसे निचले स्तर की दयनीय जिंदगी से बच पाएगा। जाहिर है हर कोई सांसें रोके देख रहा है, लेकिन जब अवेकनिंग स्टोन आखिरकार चमकता है तो रोशनी बेहद कमजोर होती है। एक फीकी मटमैली रोशनी सतह को मुश्किल से एक पतली कांपती परत में ढकती है। यह हवा में डगमगाती किसी बुझती मोमबत्ती जैसी लगती है और फिर सन्नाटे के बाद भीड़ ठहाकों से गूंज उठती है। वह हैरान है कि क्या ये कोई अवेकनिंग भी है। टैलेंट की कैसी बर्बादी है, कितनी बेकार ताकत। तभी वहाँ घोषणा गूंजती है, स्पेशल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। पूरा हॉल मजाक उड़ाने लगता है। 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस, क्या यह कोई चलता फिरता जूतों का डिब्बा है? लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी उसे सामान ढोने के लिए बेकार समझेंगी। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि एक आम इंसान की सुपर पावर से भी गरीबी की बू आती है। हर तरफ से तीखे ताने बरसते हैं, पर वह चुपचाप अपना हाथ हटा लेता है और स्क्रीन पर लिखे रूखे शब्दों को देखता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा है न कोई नाराजगी, बस एक खौफनाक सन्नाटा। वह जानता है कि कमजोर होने पर जज्बात दिखाना एक ऐसी विलासिता है जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी बैक स्टेज से फूटती है और सबका ध्यान खींच लेती है। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर शाओ से कदम रखने वाले हैं। ये एक एस रैंक एबिलिटी है, द रेड लोटस नाइट फायर। शाओ खानदान का खून सचमुच खौफनाक है। लोगों की हैरान सांसों के बीच वारिस शाओ जय सुनहरी लपटों से घिरा हुआ मंच पर आता है। एक शानदार वर्दी पहने उसका चेहरा घमंड से भरा है। वह हमारे हीरो से बिल्कुल अलग है जो सीधे फिनिश लाइन पर पैदा हुआ था। अब जब उसने टॉप टियर आक्रामक एबिलिटी जगा ली है तो सारे संसाधन, रुतबा और एक उज्जवल भविष्य खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। सच कहूं तो ये थोड़ा अंदाजा लगाने लायक था। हालांकि वाहवाही बटोरने के बजाय वह सीधे हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है और हिकारत से उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है, अपने होठों पर क्रूर हंसी लिए वह बोलता है, लिन ऑन, मैं सोच रहा था कि कौन है, पर तुम तो गटर के चूहे निकले। वह लपटों से चमकती उंगली उठाता है और सीधे लिन ऑन की छाती पर तानकर एक एक शब्द पर जोर देकर मजाक उड़ाता है। लेवल 1 की स्पेशल एबिलिटी, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर, बहुत सही है। जब तुम्हारी वह भिखारी बहन मर जाएगी बारसार, तो तुम इसमें उसकी लाश रख सकते हो। अपनी बहन का जिक्र सुनते ही लिन आन की बेजान आंखों में हलचल होती है। पल भर के लिए बर्फीली कातिलाना नफरत चमकती है। शाओजे इस बदलाव को भांप लेता है और भी जोर से हंसता है। क्या हुआ? यकीन नहीं आया, तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ सांस ले रहा है। यही जियांगचेंग की हवा की बर्बादी है। अपनी बात कहकर वो इंस्ट्रक्टर वांग की तरफ मुड़ता है। उसकी टोन सलाह वाली नहीं बल्कि हुक्म जैसी है। स्कूल के पास वॉर एकेडमी के लिए स्कॉलरशिप की एक पक्की सीट है ना? मुझे याद है वो पहले इसके लिए थी। इंस्ट्रक्टर वांग का चेहरा पीला पड़ जाता है और वे फुसफुसाते हैं, ग्रेड्स के आधार पर और पूरे मूल्यांकन के हिसाब से वह सीट लेन ऑन के लिए ही थी। खैर, अब वह गई। शाओजे सपाट लहजे में कहता है, पर आवाज में मौत जैसी सजा का वजन है। मैं किसी मामूली नौसिखिए को सामान ढोने के लायक भी न हो उस स्कूल के रिसोर्स बर्बाद करते नहीं देखना चाहता जहां मैं शाओजे हूँ। इंस्ट्रक्टर वांग हकलाते हुए विरोध करते हैं कि यह नियमों के खिलाफ है। नियम? शाओजे हंसता है और उसकी लपटें अचानक ऊपर की ओर भड़क उठती हैं। जियांगचेंग में शाओ परिवार की बात ही नियम है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। लिनॉन के लिए कोई नहीं बोलता, सब तमाशा देखते हैं। कुछ आंखों में हमदर्दी है तो कुछ में नफरत है और कई लोग उसके टूटने का इंतजार कर रहे हैं, पर वह नहीं टूटता। वो बस शाओजे की तरफ बेहद शांत और डरावनी नजरों से देखता है, जैसे वह किसी ऐसे इंसान को देख रहा हो जिसका कोई भविष्य नहीं। शाओजे को इस नजर से सबसे ज्यादा नफरत है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो गुर्राता है, मुझे ये चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं, बाहर निकलो। इंस्ट्रक्टर वांग आ भरते हैं और एक फॉर्म सौंपते हैं। साइन करो, ये स्कूल छोड़ने का फॉर्म है। ऐसी एबिलिटी के साथ स्कूल में रहना बेकार है। अपनी किस्मत को स्वीकार करो और किसी फैक्ट्री में नट बोल्ट कसने का काम ढूंढ लो, कम से कम रोटी तो मिलेगी। लिन ऑन फॉर्म लेता है, उस पर नजर डालता है और एक पेन उठाकर अपना नाम लिख देता है। उसके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्थिर हैं। वह बिना बहस किए फॉर्म वापस करता है और चुपचाप चल देता है, क्योंकि जिंदा रहने के उसके खुद के नियम में
कोई मुर्दों से बहस नहीं करता। जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकलता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है, बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश उसे पूरी तरह भिगो देती है। फिर भी वो बेजान सा आगे बढ़ता है, मानो उसे ठंड का एहसास ही न हो। अचानक उसकी जेब में टूटी हुई स्क्रीन वाला पुराना फोन बजने लगता है। वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से अस्पताल के किसी कर्मचारी की रूखी और बेरुखी आवाज आती है। मैं फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी बहन लिंशिया का एबिस्कोल सिंड्रोम अचानक बिगड़ गया है। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वो आवाज आगे उसे बताती है कि उसे भुगतान करना होगा। खास दवा के लिए 24 घंटे के भीतर 1 लाख क्रेडिट। अगर भुगतान नहीं हुआ तो वे इलाज रोकने और मरीज को आईसीयू से बाहर करने पर मजबूर होंगे। 1 लाख क्रेडिट, ये आंकड़ा लिन ऑन को किसी भारी हथौड़े की तरह लगता है। अमीरों के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है, पर उसके लिए यह पहुंच से बाहर की बड़ी रकम है। वो बेपसी में डॉक्टर से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है कि वह कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन फोन कट जाता है और सिर्फ खाली टोन बजती है। मूसलाधार बारिश में खड़े होकर उसकी उंगलियां भीगे हुए विथड्रॉल फॉर्म को भेंचकर पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने उसे कोई रास्ता न देने का मन बना लिया हो। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर दुनिया मौका नहीं देगी तो वह उसे छीन लेगा। वह तेजी से मुड़ता है, शहर के छोर की तरफ, उस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की ओर जिसे कानून और रोशनी दोनों भूल चुके हैं। वह जितना अंदर जाता है, रास्ता उतना ही अंधेरा होता जाता है, जब तक कि वह एक गहरी गंदी गली में नहीं मुड़ता जहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इस पल उसकी नजरों का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। वह जान की बाजी लगाने को तैयार है। तभी अंधेरे से खून और जंगली जानवर की मिली जुली ऐसी तेज सड़ांत आती है कि जी मिचला उठे। अचानक अंधेरे में 2 लाल लालटेन जैसी चीजें चमकती हैं। हमें जल्द ही एहसास होता है कि वे कोई लाइट नहीं है, बल्कि उस खूंखार जीव की आंखें हैं जो सिर्फ शहर की दीवारों के पार ही पाया जाता है। एक सेकेंड, रैंक शैडो वुल्फ, जो अपनी डरावनी रफ्तार और ताकत के लिए जाना जाता है। ये जानवर किसी भी फौजी के लिए एक बुरा सपना है और किसी आम इंसान के लिए इसके सामने 3 सेकंड भी जिंदा बचना एक चमत्कार होगा। भागने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, पर वह उसे फौरन दबा देता है। भेड़िए को पीठ दिखाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, इसीलिए पीछे हटने के बजाय वो आधा कदम आगे बढ़ाता है और खुद को संभालता है। बिजली की रफ्तार से वह जमीन से लोहे की नुकीली सरिया उठाता है और छाती के आगे तान लेता है। सच कहें तो यह कोई खास हथियार नहीं है, पर यह वह हुनर है जिसे उसने झुग्गियों के अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग्स में दर्द झेलकर और हड्डियां तोड़वाकर सीखा है। वह जानता है कि ताकतवर दुश्मन के सामने डर सिर्फ हार लाता है। खुद को बेरहम और जुनूनी बनाकर ही जिंदा बचने की कोई उम्मीद जगाई जा सकती है। उस कीचड़ भरी अंधेरी गली में इंसान और भेड़िया आमने सामने खड़े हैं। एक सेकंड बाद शैडो वुल्फ एक काले साई की तरह सीधे उसके गले पर झपटता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इंसानी आंखें देख भी न पाएं। मौत से लड़ने के अपने पुराने तजुर्बे के दम पर वह आखिरी सेकंड में अपने शरीर को दाईं ओर घुमा लेता है। वह अपना गला तो बचा लेता है, पर भेड़िए के पंजे उसके बाएं कंधे और हाथ के मांस को नोच देते हैं। तेज बारिश में खून का फव्वारा फूट पड़ता है। दर्द की भयानक टीस से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, पर वह पीछे नहीं हटता, बल्कि इस असहनीय दर्द से उसके भीतर की वहशी ताकत जाग उठती है। एक भयानक दहाड़ के साथ वह घूमते हुए उस लोहे की सरिया को सीधे भेड़िए की आंख में घूम देता है। हमला तेज और बेरहम है, लेकिन उसने इस शिकारी को बहुत कम आंक लिया। हवा में उछले उस शैडो वुल्फ को देख उसे दूसरे रैंक के जानवर का असली खौफ समझ आता है। पूरी ताकत से अपना शरीर मरोड़ता है, जिससे सरिया उसकी आंख के बजाय मजबूत खोपड़ी पर जा लगता है। वो लोहा आधा इंच घुसकर फंस जाता है। दर्द से बिलबिलाया भेड़िया अपना सिर झटकता है और लिनन की पकड़ छूट जाती है। वो सीधे कीचड़ में मुंह के बल गिरता है। इसके बाद एक खूनी जंग शुरू होती है। हम उन्हें नाले की गंदगी में लौटते देखते हैं, जहाँ वो दरिंदा लगातार अपने तेज पंजों से उसका मांस नोचने लगता है। पागलों की तरह लड़ रहा लिनन अपना सारा बचाव छोड़ देता है। वो अपने मुक्कों, कोहनियों और दांतों से वॉर करने लगता है ताकि हर जानलेवा हिस्से पर चोट कर सके। उसकी पीठ पर हड्डी तक गहरे 3 घाव हो चुके हैं। भेड़िए के पंजे उसके कंधों को दीवार से सटाकर उसे पूरी तरह कैद कर लेते हैं। वो अपना सिर झुकाता है। उसका बदबूदार मुंह लिनन के गले से 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर है। उसके दांतों पर लगा खून साफ दिख रहा है। मायूसी बर्फ की तरह जमने लगती है, लेकिन तभी एक याद उसके दिमाग में कौंधती है। उसकी बहन लिनक्सिया का पीला मुस्कुराता चेहरा। उसने कहा था कि लिनन सबसे महान एबिलिटी यूजर बनेगा। ठीक होने पर उसने कैंडी मांगी थी। वो हार नहीं सकता। अगर वो हार गया तो लिनक्सिया का क्या होगा? उस 1 लाख क्रेडिट्स का क्या होगा? अस्पताल की उस इलाज रोकने की धमकी का क्या? जैसे ही शैडो वुल्फ उसका सिर कुचलने के लिए जबड़ा खोलता है, उसका अशांत दिमाग एक अजीब सी शांति में डूब जाता है। दर्द, डर और गुस्सा मानो कहीं बह गए हों। अब उसकी दुनिया में सिर्फ 2 चीजें बची हैं, वो मंडराता हुआ भेड़िए का सिर और उसकी खुद की वो ताकत जिसे सब बेकार का स्टोरेज स्पेस कहकर चिढ़ाते थे। स्पेस आखिरकार है क्या? एक अदृश्य, न छूने योग्य लेकिन असली डिब्बा। और अगर यह डिब्बा है तो इसके किनारे भी होंगे जो खुलने बंद होने पर बनते हैं।
तभी उसके दिमाग में एक बेहद पागलपन भरा विचार आता है, क्या हो अगर कोई चीज ठीक उस किनारे पर फंस जाए। उसकी नजरें सीधे उस जगह पर टिक जाती हैं जहां भेड़िए का सिर उसकी गर्दन से जुड़ता है। अगले ही पल वो अपनी पूरी मानसिक ताकत, इच्छा शक्ति और जान को एक बेहद साफ विचार में झोंक देता है। वो कल्पना करता है कि उसके स्पेस का निचला आधा हिस्सा भेड़िए के सिर को ढक रहा है और ऊपरी आधा हिस्सा गर्दन के ठीक ऊपर है। स्पेस का किनारा गले के जोड़ से बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। वो स्पेस को बंद करने का हुक्म देता है। अचानक उस पर से सारा भारी दबाव गायब हो जाता है। गर्म गाढ़े खून का फव्वारा फूट पड़ता है जो उसके चेहरे पर बिखर जाता है। वो हांफते हुए दीवार के सहारे टिकता है। नीचे देखते ही सदमे से उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। भेड़िए का धड़ अभी भी उसके ऊपर गिरा हुआ है, लेकिन पैरों के पास भेड़िए का सिर गायब है। गर्दन का घाव इतना चिकना है मानो उसे किसी बेहद तेज लेजर से काटा गया हो। बाल, नसें, हड्डियां और नसें, सब कुछ बिना किसी खुरदुरे हिस्से के बिल्कुल साफ कटा हुआ था। अनजाने में ही लिनन आंखें बंद करता है और अपना ध्यान अपने एबिलिटी स्पेस की तरफ ले जाता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वो भयानक भेड़िए का सिर उस छोटे से 1 क्यूबिक मीटर के खाली स्पेस में तैर रहा है। उसकी आंखों में अभी भी मौत से पहले की वो क्रूरता और उलझन दिख रही है और कटी हुई सतह बिल्कुल शीशे जैसी चिकनी है। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसकी ताकत का असली खौफ स्टोरेज नहीं बल्कि उस स्पेस का किनारा है। जब तक कोई चीज उस सीमा पर होगी, चाहे वो मांस हो, हड्डी हो या मजबूत स्टील, उसे स्पेस के नियम सीधे काट देंगे। ये कोई मामूली हमला नहीं है। ये भौतिकी और बचाव के नियमों को भी नहीं मानता और न ही ताकत के अंतर की परवाह करता है। यह बुनियादी स्तर पर होने वाला सीधा कट है। क्या उस भेड़िए की खोपड़ी मजबूत थी, फिर भी वो कट गई। अब आग की ताकत हो या शरीर को फौलाद बनाने की क्षमता या हीरे जैसा जिस्म, अगर वे स्पेस के नियमों का सामना नहीं कर सकते तो सब बेकार है। दुनिया की नजर में जो ताकत फालतू थी, उसने आखिरकार अपने असली तेवर दिखा दिए हैं। भेड़िए के सिर को देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। आखिरकार मौत के मुंह से बचकर निकले किसी इंसान के भीतर का पागलपन वो अब रोक नहीं पाता और उसके गले से एक धीमी अजीब हंसी छूट जाती है। सच कहूं तो यह सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। वो हंसी उस भीगी गली में गूंजती है जिसमें मौत से बचने का पागलपन और किस्मत का खेल देख चुके इंसान की बेरुखी है। लेकिन वो तुरंत खुद को शांत करता है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज खुशी नहीं, पैसा है। अपने पूरे बदन में उठते भयानक दर्द को सहते हुए वो अपना सस्ता चाकू निकालता है। ब्लैक मार्केट में जानवरों के हिस्से अलग करने का जो अनुभव उसे था, उसकी मदद से वो भेड़िए का सीना चीर देता है। जल्द ही दिल के पास से वो मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल निकालता है जो गहरे नीले रंग की रोशनी से चमक रहा है। ये दूसरे रैंक के जानवर का कोर है और ये पूरी तरह सुरक्षित है, वो भी शैडो टाइप का। हालांकि सरकारी तौर पर इसके लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में ये सबसे मजबूत करेंसी है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत कम से कम 3 लाख क्रेडिट्स है। इससे न केवल उसकी बहन के इलाज का खर्च निकल जाएगा बल्कि काफी पैसे बच भी जाएंगे। वो कोर को अपने स्पेस में रखकर जल्दी से सबूत मिटाने लगता है। वो भेड़िए की लाश को एक सुनसान कोने में खींच ले जाता है और मांस के कुछ टुकड़े बिखेर देता है ताकि लगे कि इसे किसी दूसरे जानवर ने खाया है या किसी गैंग ने फेंका है। फिर वो अपनी गंदी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। वो वर्दी उसके अतीत की पहचान थी, एक सीधे सादे पीड़ित छात्र की पहचान। इस पल से वो पुरानी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो कचरे से एक बड़ा काला हुड वाला कोट उठाता है और बची ताकत से वहां से निकल जाता है। रास्ते के एक ठेले से वो कुछ सिक्कों में सबसे सस्ता सफेद प्लास्टिक मुखौटा खरीदता है। उस मुखौटे पर एक अजीब न बदलने वाली मुस्कान है। वो हुड चढ़ाकर मुखौटा पहनता है। शीशे में एक बिल्कुल नया चेहरा दिखता है। अब से छात्र लिनन जा चुका है, उसकी जगह एक शिकारी ने ले ली है जो रात के साए में भटकता है। वो खुद को नया कोड नेम देता है जीरो। इसका मतलब है कुछ न होना, लेकिन यह हर शुरुआत का प्रतीक भी है। आधे घंटे बाद हम उसे ब्लैक गोल्ड मार्केट में पाते हैं, जो शहर का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड बाजार है। इसका रास्ता एक सुनसान अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपा है जहां हथियारों से लैस 2 हट्टे कट्टे गार्ड तैनात हैं। उसका वो मुस्कुराता मुखौटा और फटाकोट देखकर वे उसे कोई कमजोर नौसिखिया समझ लेते हैं। रुको वहीं, चेहरे पर चोट के निशान वाला गार्ड चिल्लाता है। वो गुस्से में पूछता है कि ये बच्चा कहाँ से आया और क्या उसे नियम पता है। दूसरा गंजा गार्ड और भी सीधा है। वो रास्ता रोकते हुए अंदर जाने के लिए एक 100 क्रेडिट की फीस मांगता है। लिनन चुपचाप रुककर शांति से दोनों को देखता है और उसकी नजर आखिरकार उस गार्ड की कमर पर टंगे हथियार पर टिक जाती है। ये 1 मीटर से भी कम दूरी पर है, बिल्कुल सही जगह। खामोशी से चिढ़कर वो बंदूक तानने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिनन की मानसिक ताकत सीधे बंदूक की नली के बीच में वॉर करती है और उसके स्पेस का किनारा फैल जाता है। एक आवाज के साथ स्पेस बंद होता है और बंदूक की आधी नली जमीन पर गिर जाती है। वो कटाव बिल्कुल शीशे की तरह चिकना है। दोनों गुंडे सन्न रह जाते हैं। वो आदमी हाथ में बची आधी बंदूक और जमीन पर गिरे टुकड़े को देखता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं था, बस देखा कि कैसे एक मजबूत लोहे की नली को किसी अदृश्य ताकत ने काट दिया। सच कहें तो यह बेहद खौफनाक था। अनजाना डर हमेशा ताकत से ज्यादा डराता है। गंजा गार्ड तुरंत अपना हाथ पीछे खींचता है
और हकबाते हुए उसे अंदर जाने का इशारा करता है। बिना पीछे देखे वो सीधे उस कानून विहीन दुनिया में कदम रखता है जहाँ सिर्फ पैसा बोलता है। अंदर का बाजार काफी बड़ा और हलचल से भरा है। हवा में इंजन तेल, सस्ती शराब और गैसों की गंध है। नियॉन लाइट की रोशनी में हर चेहरा आधा उजाले और आधे साए में डूबा है। हम वहाँ भारी कवच पहने सैनिकों को देखते हैं। ब्लैक मार्केट के दलालों को नशीली दवाएं बेचते और जासूसों को अंधेरे कोनों में लेन देन करते देखते हैं। वो बिना समय गंवाए सीधे बीचों बीच बनी सबसे बड़ी 3 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ता है, यानी ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। काउंटर के पीछे बैठा मैनेजर एक रत्न चमकाने में व्यस्त है। बिना सिर उठाए वो पूछता है कि क्या बेचना है। लिनन कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना हाथ काउंटर के ऊपर बढ़ाता है और अपने दिमाग से स्पेस को खोल देता है। एक धप की आवाज के साथ आई चीज को मैनेजर उठाकर एक दिखावटी नजर डालता है और वापस फेंक देता है। वो कहता है कि क्वालिटी औसत है और एनर्जी साफ नहीं है। वो महज 1 लाख की पेशकश करता है जो सीधे सीधे लूट है। लेकिन लिनन न तो गुस्सा दिखाता है और न ही मोलभाव करता है। वो बस देखता है। लिन ऑन धीरे से ठंडी हंसी हंसता है। वो सोने का डिब्बा अपने स्पेस में रखने के लिए हाथ उठाता है और जाने लगता है। भारी भरकम मैनेजर तुरंत घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। सिर्फ नौसिखिए ही बहस करते हैं। लिनॉन का जाना दिखाता है कि वो बाजार को मैनेजर से बेहतर समझता है। सौदा दोबारा करने के लिए बेताब मैनेजर पीछे से चिल्लाता है। पहले 2 लाख और फिर 2.5 लाख की पेशकश करता है, पर लिन ऑन चलता रहता है। तभी वो रुककर आधा मुड़ता है। टिमटिमाती रोशनी में उसका शांत अंदाज और मुस्कुराता हुआ मुखौटा बेहद डरावना लग रहा है। वो सीधे 3 लाख की मांग करता है और रकम एक गुप्त ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर करने को कहता है। मैनेजर बेमन से मान जाता है और काउंटर पर बिना किसी निशान वाला एक काला मेटल कार्ड सरका देता है। लिन ऑन कार्ड उठा लेता है। कार्ड लेकर वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर कदम रखता है, मैनेजर की मुस्कान गायब हो जाती है। वो कोने में पी रहे एक हट्टे कट्टे गुंडे को जानलेवा इशारा करता है। वो गुंडा मुस्कुराते हुए 4 टैटू वाले बदमाशों के साथ चुपचाप पीछे लग जाता है। लिन ऑन को शुरू से ही इन 5 परछाइयों का एहसास था। चलते चलते वो अपनी शक्ति का एक नया इस्तेमाल परखने का फैसला करता है। वो चलते चलते जमीन से मलबे का एक छोटा टुकड़ा उठाता है। अगले ही कदम पर वो उस पत्थर को अपने स्पेस में खींच लेता है और जैसे ही उसका दूसरा पैर जमीन को छूता है, वो उसे तेजी से आगे की तरफ छोड़ देता है। नतीजा वाकई दिलचस्प था। पत्थर उसकी गति की पूरी ऊर्जा लेकर गोली की तरह बाहर निकलता है। उसे समझ आता है कि उसका स्पेस सिर्फ काटता नहीं है, बल्कि वो मोमेंटम को स्टोर और रिलीज भी कर सकता है। अब पलटवार की एक बेहतरीन योजना तैयार होती है। वो जानबूझकर उन 5 को बाजार की भूल भुलैया जैसी गलियों में ले जाता है। आखिरकार वो उन्हें तीसरे बेसमेंट के एक सुनसान और वीरान पार्किंग लॉट में ले आता है। वहाँ गहरा अंधेरा था और कोई कैमरा या इंसान मौजूद नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो मुसीबत से निपटने के लिए ये सबसे सही जगह थी। तभी उम्मीद के मुताबिक उन 5 ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उनका सरदार अपनी भारी तलवार हवा में लहराता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो लिन ऑन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लड़का भागने में तो उस्ताद है। वो ब्लैक कार्ड और लिन ऑन का सारा सामान मांगता है और बात मानने पर आसान मौत देने का वादा करता है। लिन ऑन धीरे से उनकी तरफ मुड़ता है। मध्यम पीली रोशनी में उसका सफेद मुस्कुराता मुखौटा बेहद खौफनाक लग रहा है। वो न तो गुस्सा दिखाता है, न ही कोई खोखली धमकी देता है। वो बस एक ठंडी और सपाट आवाज में पूछता है कि क्या उनके सिर की कोई कीमत है। ये सुनकर वो गुंडा गुस्से से आगबुला हो जाता है। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर वो हवा को चीरते हुए पूरी ताकत से लिन ऑन के सिर पर वार करता है। किसी भी आम इंसान के लिए यह एक ही हमला जानलेवा साबित होता। तलवार उसके सीने की तरफ आती है, पर लिन ऑन पीछे नहीं हटता। वो आगे बढ़कर वार का सामना करता है और ठीक उसी पल उसके स्पेस का सिरा सक्रिय हो जाता है, जो तलवार के हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे तलवार का आधा हिस्सा अचानक हवा में गायब हो जाता है। गुंडे को महसूस होता है कि उसकी तलवार का वजन खत्म हो चुका है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो बेकाबू होकर आगे की तरफ गिरता है। और लिन ऑन मौके का फायदा उठाकर उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। स्पेस का सिरा उस आदमी की गर्दन को जकड़ लेता है और फिर एक दबी हुई आवाज के साथ बंद हो जाता है। गुंडे के चेहरे की क्रूरता और गुस्सा तुरंत जम जाते हैं। उसका सिर और गर्दन के टैटू इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। अगले ही पल गर्दन से खून का फव्वारा फूटता है और वो बिना सिर का धड़ जमीन पर जा गिरता है। कंक्रीट के फर्श पर गिर जाता है। हवा में मौत का सन्नाटा पसर जाता है। बाकी बचे 4 बदमाश वहीं सन्न रह जाते हैं। उनकी मजाकिया मुस्कान अब सीधे दहशत में बदल चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने बस एक जिंदा इंसान का सिर पलक झपकते ही गायब होते देखा। आखिरकार एक बदमाश घबराकर चिल्लाता है और भूत भूत कहते हुए वे चारों भागने लगते हैं। पर लिन ऑन का उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ता है और सबसे पास वाले आदमी का पीछा करता है। उस गुंडे को पीछे मुड़कर देखने तक का मौका नहीं मिला कि उसकी गर्दन पर एक ठंडी सनसनी महसूस होती है और फिर सब खत्म। बस कुछ ही सेकंड में पार्किंग लॉट में सिर्फ 5 लाशें बिखरी रह जाती हैं। खून जमीन पर तेजी से फैलने लगता है।
जो किसी भयानक मंजर जैसा लग रहा था। लिन ऑन बीच में खड़ा है, उसका काला ट्रेंच कोट बिल्कुल साफ है और उस पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। वो घुटनों के बल बैठता है और शांत मन से तलाशी लेने लगता है। कुछ मिनट बाद वो एक अच्छे शिकार के साथ खड़ा होता है। लगभग 30,000 क्रेडिट्स कैश मिले थे। सच कहें तो यह उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा था। उसे लाशों से एक और चीज भी मिलती है, एक शानदार मिलिट्री एलॉय खंजर। वो पैसे और उस हथियार को अपने स्पेस में रख लेता है, फिर अपनी जेब में रखे ब्लैक कार्ड को महसूस करता है। कार्ड के 3 लाख और ये अतिरिक्त 30,000। आखिरकार पैसे पूरे हो गए। उस खौफनाक मुस्कुराते हुए मुखौटे के पीछे से उसकी नजरें अंधेरे को चीरती हैं। उसे अस्पताल के आईसीयू में उस बच्ची का पीला चेहरा याद आता है, जिसकी सूनी आंखों में, जो इतने समय से बेजान थी, अब उम्मीद की चमक आ गई है। वो बुदबुदाता है कि आखिरकार उसे बचाने के पैसे आ गए हैं। वो ब्लैक कार्ड वापस जेब में रखता है और जाने के लिए मुड़ता है। वो खून से स्ने पार्किंग लॉट को अंधेरे में छोड़कर निकल जाता है। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही कदमों की आहट गूंजती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो भारी भरकम मैनेजर वहां पहुंचता है। उसके साथ एनर्जी राइफलों से लैस दर्जनों खतरनाक गार्ड थे। वो चिल्लाकर पूछता है कि लड़का कहाँ है, कोसते हुए कि 5 आदमी मिलकर भी एक लड़के को नहीं रोक पाए। वो कसम खाता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, उसकी गालियां अचानक रुक जाती हैं। उसके चेहरे की चर्बी बुरी तरह कांपने लगती है और उसकी छोटी छोटी आंखें, जो हमेशा बंद सी रहती थी, अब सदमे से फटी की फटी रह जाती हैं। वो फर्श पर बिखरी 5 लाशों को देखता है। ये एक ऐसा खौफनाक नजारा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कांपते हुए ठंडे फर्श पर गिर पड़ता है। उसका शरीर ठंडे चिपचिपे खून में सिसक रहा था और दांत बज रहे थे। वो घावों के निशान देखता है और शीशे की तरह साफ कटी गर्दन की तरफ उंगली उठाता है। उसकी आवाज डर के मारे थरथरा रही थी। न कोई खरोंच थी, न कोई खिंचाव। ये स्पेस कटिंग थी। स्पेस के नियमों का इतने सटीक और खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने वाला हमलावर कम से कम एक पीक बी रैंक का योद्धा होगा। मैनेजर का दिमाग सुन्न हो जाता है और कानों में सनसनी होने लगती है। वो सोचता है कि उसने आखिर किससे दुश्मनी मोल ले ली है। जोंग सिटी में ऐसा यमराज कब आया, इसका जवाब उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। इस बीच हम लिन ऑन को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और पुराना सफेद बैग टांगे देखते हैं, जिससे वो फिर से एक सीधा, साधा और कमजोर दिखने वाला छात्र बन चुका था। लेकिन कपड़े तो बदले जा सकते हैं, पर नजरें नहीं। वो लड़का जिसके चेहरे पर कभी लाचारी दिखती थी, वो कल रात की बारिश में कहीं खो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक तीखा और ठंडा पैनापन है, जो कभी पिघलने वाला नहीं था। वो सीधे जोंग सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल जाता है। देर रात के बिलिंग काउंटर पर बैठी नर्स ऊँग रही थी, पर जब वो उस बेनाम ब्लैक कार्ड को कांच पर पटकता है तो वो चौंक जाती है। उसे अपना गुस्सा दिखाने तक का समय नहीं मिला। लिन आन उसकी तरफ देखता है और सीधे कहता है कि लिन शाओ के इलाज के लिए फौरन सबसे बेहतरीन दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए। इस कार्ड में 3,30,000 क्रेडिट्स हैं। अगर ये कम पड़े तो मैं और ले आऊंगा। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। नर्स वहीं सहम जाती है। वो नीचे उस ब्लैक कार्ड को देखती है जो एक बड़ी रकम को दिखा रहा था। फिर वो ऊपर लिन ऑन के सस्ते स्कूल यूनिफॉर्म को देखती है। उसकी आंखों में अविश्वास था। वाकई ये अंतर हैरान करने वाला था। एक गरीब छात्र जैसा दिखने वाला लड़का इतनी आसानी से 3 लाख से ज्यादा क्रेडिट्स दे देता है। यह बात उसे हैरान कर देती है, पर कार्ड का बैलेंस सच था। इसीलिए वो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करती है ताकि वीआईपी इलाज का इंतजाम किया जा सके। आधे घंटे बाद प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे नया जीन रिपेयर सीरम धीरे धीरे लिन शाओ के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। वो अपनी बहन के पीले चेहरे को देखता है, जिस पर आखिरकार हल्की सी रंगत लौटने लगती है। तभी जाकर लिन ऑन का तनाव थोड़ा शांत होता है। कमरे में गहरा सन्नाटा है और वो बिस्तर के पास बैठकर अपनी बहन को निहार रहा है। वो प्यार से उसके पसीने से भीगे बालों को पीछे करता है। सिर्फ इसी शांत पल में उसकी आंखों का भयानक गुस्सा और कातिलाना इरादा थोड़ा धीमा पड़ता है। तभी लिन शाओ उसका हाथ थाम लेती है और धीरे से पूछती है कि क्या वो कुछ खतरनाक कर रहा है। उसे खून की हल्की सी गंध महसूस होती है, जिसे वो छिपा नहीं पाया था। वो महसूस करती है कि उसका भाई अब बिल्कुल बदल चुका है। दिल में दर्द था, पर चेहरे पर वही जानी मानी मुस्कान आ गई, जैसी उसने पहले हजारों बार दिखाई थी। उसने उसके बाल बिखेरे और प्यार से झूठ बोल दिया कि उसने अपना स्कूल एडमिशन स्लॉट बेच दिया है एक अमीर खानदान के बेटे को। उसने कहा कि ये पैसे उसके इलाज के लिए हैं, लेकिन लिन शिया की आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई। उसे अच्छी तरह पता था कि उस एडमिशन के क्या मायने थे और उसके भाई ने इसके लिए सालों कितनी कुर्बानियां दी थीं। लाल आंखों से उसने धीरे से कहा कि वह सिर्फ एक बोझ है, लेकिन लिन आन ने उसकी एक न सुनी। उसने बस उसकी नाक खींची और किसी बच्चे की तरह हंसते हुए बोला कि वह तो बस एक मामूली सा स्लॉट था और कुछ नहीं। बिना स्कूल के भी वह सबसे ताकतवर बनकर दिखाएगा। उसने उसे फालतू की बातें न सोचने और जल्द ठीक होने को कहा। वादा किया कि ठीक होते ही वह उसे साउथ सिटी की दुकान से उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाने ले जाएगा। जैसे ही लिन शिया फिर से गहरी नींद में सो गई, उसने उसे चादर ओढ़ाई और देर तक चुपचाप देखता रहा। लेकिन कमरे से बाहर कदम रखते ही चेहरे की वह गर्माहट गायब हो गई और उसकी जगह एक जानलेवा और ठंडे गुस्से ने ले ली।
जो रात से भी ठंडा था। झाओ काई ने उसका भविष्य छीना और उसकी बहन का अपमान किया था। अब हिसाब चुकता करने का वक्त था। अगली सुबह जियांग सिटी फर्स्ट हाई स्कूल के गेट पर धूप खिली थी, लेकिन जैसे ही वो लीनान को छूती ऐसा लगता कि कोई अदृश्य ठंडक उसे रोक रही हो। वह अपना पुराना बैग टांगे वैसे ही स्कूल जा रहा था जैसे पिछले 3 साल से जाता था, लेकिन इस बार वह क्लास की तरफ नहीं गया, बल्कि वह सीधा एकेडमिक ऑफिस गया ताकि सोशल मार्शल आर्ट्स एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सके। चूंकि झाओ काई ने उसका पक्का एडमिशन स्लॉट जबरदस्ती छीन लिया था, इसलिए स्कूल का पारंपरिक रास्ता अब बंद हो चुका था। उसे एक मुश्किल और खतरनाक रास्ता चुनना था। सोशल मार्शल आर्ट्स परीक्षा बेहद जोखिम भरी थी। इसमें शामिल होने वाले बिना किसी बैकग्राउंड के होते थे, जो कुछ पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते थे। वे लाचार लोग थे जिन्हें ऐसे कोने में धकेल दिया गया था जहां से वापसी मुश्किल थी, और लिन ऑन उसी हाल में था। सच कहें तो उसके पास खोने को कुछ नहीं था। जैसे ही वह फॉर्म लेकर बाहर आया, गलियारे में एक तीखी आवाज गूंजी। उसने पूछा, क्या यह स्कूल का पूर्व जीनियस लिन ऑन नहीं है? लिन ऑन ने सिर उठाकर देखा तो झाओ काई अपने चेलों के साथ आ रहा था। उसका हाथ एक भारी मेकअप वाली सहपाठी के कंधे पर था। वह खुद से बेहद खुश लग रहा था। उसके चेहरे पर उस विजेता का घमंड था जो दूसरों की हड्डियों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा हो और अब पीछे मुड़कर चढ़ाना चाहता हो। झाओ काई ने उसके सामने रुककर उसे ऊपर नीचे देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या लीनान कल इसलिए गायब था क्योंकि वह घर पर मातम मना रहा था, लेकिन लीनान के पास उससे बहस करने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने बिना ध्यान दिए आगे बढ़ना चाहा। लेकिन झाओ काई ने उसका कंधा दबोच लिया। झाओ काई की नजर सीधे लिन ऑन के हाथ में मौजूद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पड़ी। उसने झटके से उसे छीन लिया और जैसे ही शब्द पड़े उसके चेहरे पर हंसी तैर गई, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसने चिल्लाकर सबको सोशल मार्शल आर्ट्स एग्जाम फॉर्म देखने को कहा और लिन ऑन का मजाक उड़ाया। उसने पूछा कि जिस बंदे ने सिर्फ लेवल 1 का स्टोरेज स्पेस जगाया है वह एग्जाम क्यों देना चाहता है। उसने हंसकर पूछा, क्या तुम्हारी जान सस्ती है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ फुसफुसाए कि लीनान ने शायद तनाव में आकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और आहें भरी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके जैसे लड़के के लिए इस परीक्षा में बैठना मौत को बुलावा देना था। वे पूरी तरह गलत भी नहीं थे। कुछ लोग बस तमाशा देखना चाहते थे और इंतजार कर रहे थे कि क्या लीनान हमेशा की तरह अपना सिर झुकाकर किस्मत को स्वीकार कर लेगा। उनकी नजरों में उसका सब्र उसकी कमजोरी था। उन सब ने मान लिया था कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। जब सब सोच रहे थे कि लिन ऑन टूट जाएगा, तभी झाओ काई ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमीन पर फेंक दिया और अपना पैर उठाया। हजारों रुपए के लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल बूट्स पहने हुए उसने एडी से उस कागज को मिट्टी में कुचल दिया। वह लिन ऑन को नफरत भरी नजरों से देख रहा था और जहरीले लहजे में उसने बात शुरू की। उसने कहा कि कमजोरों की जगह गटर में है और यह कागज केवल एक वहम है। इसे कुचलना चींटी को मसलने जैसा है। पहले शायद लिन ऑन चुपचाप सिर झुका लेता और अपमान पीकर कागज उठा लेता। हाँ, वह पुराना लिन ऑन था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, नहीं शर्म के आंसू। वहां सिर्फ एक भयानक और अजीब शांति थी। उसकी आंखें मानो दो अंधेरे गर्त की तरह थीं, जो सारी रोशनी निगल रहे हों। फिर बिना किसी चेतावनी के गलियारे की वो खामोशी अचानक टूट गई। एक बहुत तेज और भारी आवाज गूंजी। लिन आन का शरीर थोड़ा झुका और उसका दायां पैर इतनी तेजी से घूमा कि उसे देख पाना नामुमकिन था। उसने सीधा झाओ काई के पेट पर एक जोरदार और घातक किक जड़ दी। हमला इतना तेज और भारी था कि झाओ काई को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके चेहरे से वह घमंडी हंसी गायब भी नहीं हुई थी कि वह किसी तेज दौड़ते जानवर की तरह हवा में उड़ गया। वह कागज की तरह मुड़ गया और मुंह से थूक फेंकते हुए जमीन से ऊपर उठकर करीब 3 मीटर पीछे जा गिरा। यह सचमुच एक खौफनाक नजारा था। उसकी पीठ सीधे गलियारे के शोकेस से टकराई। एक तेज आवाज के साथ वहां लगा कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन ऑन पलटकर वॉर करेगा और झाओ काई का यह हाल कर देगा। वह उसे जमीन पर ढेर कर देगा। झाओ काई टूटे हुए कांच के ढेर से सरकते हुए कीचड़ की तरह जमीन पर सिमट गया। वह डर के मारे पीला पड़ चुका था और दर्द से बेहाल था। उसे इतना भयानक दर्द हो रहा था कि वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। लिन आन ने धीरे से अपना पैर वापस खींचा और शांत खड़ा रहा, मानो उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि बस धूल को झाड़ा हो। लेकिन अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ था। झाओ काई के पीछे खड़ी भीड़ से एक अधेड़ उम्र का फौजी कट बाल वाला आदमी बाहर आया, जो अब तक शांत था। उसकी कनपटी की नसें गुस्से से तन गईं। उसके शरीर से उठती भयानक ताकत की वजह से पैरों के नीचे की टाइलें दरकने लगीं। वह अर्थ रैंक का स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर था। जाओ फैमिली ने इसे जाओ काई की सुरक्षा के लिए रखा था। वह फौज से रिटायर्ड एक खूंखार लड़ाका था। सच कहें तो वह सचमुच बहुत खतरनाक था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत तो देख बच्चे, और वह किसी तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसका घड़े जैसा बड़ा मुक्का हवा को चीरते हुए लिनान के चेहरे की तरफ बढ़ा। आसपास खड़े छात्र डर के मारे चिल्लाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग पीछे हटने लगे।
हर कोई जानता था कि इस स्तर के स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर का एक ही मुक्का किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है, और यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं बल्कि एक कड़वा सच था। फिर भी लिनान पीछे नहीं हटा। वह न सिर्फ अपनी जगह खड़ा रहा बल्कि जैसे ही मुक्का उसकी नाक के करीब आया वह खुद आगे बढ़ गया। साफ कहें तो वह दौड़ा नहीं बल्कि पानी की बूंद की तरह सरकते हुए उस आदमी के बेहद करीब आ गया। दोनों के बीच 1 मीटर से भी कम दूरी बची थी। बॉडीगार्ड एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर घमंड आ गया, क्योंकि नजदीकी लड़ाई ही स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर्स की असली ताकत होती है। तभी हवा में एक अदृश्य हलचल हुई। लिन ऑन ने कोई हरकत नहीं की। उसने बस अपने दिमाग में एक छोटा सा फैसला लिया। उसने अपने स्पेस की धार को उस आदमी के कोहनी के जोड़ों पर सेट किया और काट दिया। एक खौफनाक और भयानक हड्डी टूटने की आवाज पूरी गैलरी में गूंज उठी, और फिर पूरे स्कूल ने वो नजारा देखा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। बॉडीगार्ड के हाथ लिन ऑन को छूने ही वाले थे कि कोहनी से कटकर पूरी तरह अलग हो गए। उसके भारी हाथ और मुक्के, जो अभी भी हमला करने की मुद्रा में थे, अचानक उसके शरीर से कटकर गिर गए। दो भारी आवाजों के साथ वे जमीन पर गिरे। कोहनी के वे घाव इतने सपाट थे मानो कोई आईना हो। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, और फिर अगले ही पल उन कटे हुए कोहनियों से खून का फव्वारा फूट पड़ा, जो देखने में बेहद खौफनाक लग रहा था। गलियारे की सफेद दीवारें खून से सन गईं। बॉडीगार्ड ने अपनी खाली कोहनियों को देखा और फिर जमीन पर तड़पते हुए अपने कटे हाथों को। उसके चेहरे का गुस्सा पल भर में हवा हो गया। दर्द का एहसास दिमाग तक पहुंचते ही वह दर्द से छटपटा उठा। उसने चीख मारी जो किसी जानवर जैसी लग रही थी, और वह घुटनों के बल जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उस वक्त गलियारे में इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि लिनान ने यह कैसे किया। एक अर्थ रैंक अवेकनर के हाथ पलक झपकते ही गायब हो गए। लिन ऑन खून के तालाब में तड़पते बॉडीगार्ड के ऊपर से निकला और सीधे झाओ काई की तरफ बढ़ने लगा, जो बेहद डरा हुआ था। वह बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी और चेहरा सफेद पड़ गया था। वह घुटनों के बल पीछे खिसक रहा था और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। तभी लेनन उसके ठीक सामने आकर रुक गया। फिर सैकड़ों डरी और हैरान आंखों के सामने उसने धीरे से अपना पैर उठाया। अपने पुराने सस्ते जूते से उसने शाओजे के बिगड़े हुए चेहरे को जोर से दबाया और उसका सिर कांच के टुकड़ों से ढके ठंडे फर्श पर टिका दिया। यह बेहद अपमानजनक पल था। लेनन ने डर से सहमे उस चेहरे को नीचे देखा। उसकी आवाज शांत पर बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई ठंडी बर्फीली हवा। उसके शब्द सबके कानों तक पहुंचे। मुझे इस मुख्य परीक्षा में तुम्हारी पक्की सीट की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। उसने सबके सामने यह वादा किया था। इतना कहकर उसने धीरे से अपना पैर उठाया। उस लड़के को दोबारा देखना भी जरूरी न समझकर वह मुड़ा और नीचे झुककर सोशल डांसर मुख्य परीक्षा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठा लिया, जिस पर धूल भरे पैरों के निशान थे। उसने धीरे से कागज की धूल झाड़ी, अपना पुराना बैग कंधे पर टांगा और लंबे कदम बढ़ाते हुए उस रास्ते से चला गया जो भीड़ ने खुद उसके लिए छोड़ दिया था। कॉरिडोर की खिड़की से आती धूप उसकी परछाई को लंबा, अकेला और शांत बना रही थी। फिर भी उसमें ऐसा दबाव था कि उस पर सीधे देखना नामुमकिन था। इसी बीच प्रिंसिपल के केबिन में बूढ़े प्रिंसिपल कांपते हाथों से सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। स्क्रीन एक खास पल पर रुकी हुई थी। वह वही पल था जब बॉडीगार्ड के हाथ कटे थे। वहां कोई आध्यात्मिक भाव नहीं था, न ही कोई ऊर्जा में उतार चढ़ाव दिखा। यहाँ तक कि स्पेस का बदलाव भी ना के बराबर था। ये जितना शांत था उतना ही डरावना सच सामने ला रहा था। इसका मतलब था कि लिनन का हमला शारीरिक नहीं था, बल्कि सीधे नियमों के स्तर पर काम कर रहा था। बूढ़ा प्रिंसिपल जितना ज्यादा देख रहा था उतना ही घबरा रहा था। चाय का प्याला हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गया। यह कोई मामूली लेवल 1 का स्टोरेज स्पेस नहीं था, बल्कि यह स्पेस के नियमों का सीधा सबूत था। इस पल उसे आखिरकार सच का एहसास होने लगा था। वह समझ गया था कि उसे इस छात्र का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा, जिसे सबने अब तक एक साधारण छात्र समझा हुआ था। लेकिन जैसे ही स्कूल को उसकी असली कीमत समझ आने लगी, शाओ परिवार के मन में उसे जान से मारने का इरादा जाग उठा। शाओ परिवार की आलीशान हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। क्रिस्टल झुमरों के नीचे का माहौल किसी कब्र जैसा दमघुंटू था। होजे सूजे हुए चेहरे के साथ सोफे पर लेटा था। वह चिल्लाकर बदला लेने और लिन की दर्दनाक मौत की मांग कर रहा था। उसके बगल में जॉश चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। शाओशियन खिड़की के पास खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। फिर उसने एक गुप्त नंबर मिलाया और हाउंड नाम के एक आदमी से संपर्क किया। हाउंड खतरनाक अपराधियों के एक गैंग का लीडर था, जो बंजर इलाकों में गंदे काम करते थे। जाओ शोंग ने एक जान लेने के लिए तुरंत 10 मिलियन क्रेडिट्स की पेशकश की। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लिनन ने एक ही बार में अर्थ रैंक के बॉडीगार्ड को ढेर कर दिया था, तो हाउंड ने इस खतरे के लिए 5 मिलियन और मांगे। उन्होंने अपने हथियार अपग्रेड करने का वादा किया और मौत को हादसा दिखाने की बात कही, ताकि सेना को किसी गड़बड़ी का शक न हो। शाओशियन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि लिनन कैसा राक्षस है, जब तक वह उस बंजर इलाके में कदम रखता। वह खतरनाक इलाका ही उसकी कब्र बनने वाला था। और आखिरकार मुख्य परीक्षा का दिन आ ही गया।
जो शहर के हर छात्र का भविष्य तय करने वाला था। यह सिर्फ अंकों की बात नहीं थी। सेना ने बेहद शानदार इनामों की घोषणा की थी, खासकर सबसे आगे रहने वाले छात्र के लिए। इनाम में एक बेहद कीमती टियर 3 एनर्जी कोर मिलने वाला था, जिसे देखकर किसी भी योद्धा की आंखें फटी रह जाएं। मैदान मिलिट्री गाड़ियों से भरा हुआ था। छात्र गुटों में खड़े थे। हवा में उत्साह और घबराहट दोनों साफ महसूस हो रहे थे। वहीं लिन अपने पुराने बैग के साथ अकेले खड़ा था। वह सबसे अलग दिख रहा था। कॉरिडोर वाली उस घटना के बाद किसी की भी उसके 3 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं हुई। वह बर्फ के टुकड़े या किसी ब्लैक होल जैसा लग रहा था, जिसके खौफ ने सबको दूर रखा था। वैसे लगभग सभी को। तभी भीड़ को चीरते हुए एक खूबसूरत लड़की उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। यह सुशवाई थी, स्कूल की सबसे मशहूर और जीनियस छात्रा, जिसने एस रैंक की बर्फीली ताकत हासिल की थी। वह हमेशा तारीफों के केंद्र में रहने की आदी थी। सफेद कॉम्बैट सूट और धूप में चमकते नीले बालों में वो बर्फ की तीखी तलवार जैसी लग रही थी। उसकी आवाज में चेतावनी के साथ साथ एक अजीब सा घमंड भी था। उसने उसे टोकते हुए कहा कि यह बंजर इलाका स्कूल का कॉरिडोर नहीं है और एक लेवल 1 के छात्र को हीरो बनने की बजाय मुख्य ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए, ताकि जान न गंवानी पड़े। शायद उसकी तरफ से यह भलाई थी, लेकिन लेनन को घमंड से भरी यह सलाह बहुत परेशान करने वाली लगी। उसने सिर्फ ऊपर देखा और रूखे लहजे में सिर्फ 2 शब्द कहे, बहुत शोर है। वह वहीं ठहर गई, उसके इस बर्ताव से पूरी तरह हैरान। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी अच्छी सलाह का ऐसा जवाब मिलेगा। उसका गुस्सा भड़क उठा और वह मुड़कर जाने लगी। उसने उसे एहसान फरामोश कहा और उसके नाकाम होने का इंतजार करने की बात कही, जबकि लिंडन ने सिर झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए फालतू बातें सिर्फ एक शोर जैसी थीं। जल्द ही हवा में उड़ने वाली बसें चलने लगीं, जो छात्रों को उनके अनजान सफर की ओर ले जा रही थीं। हम देखते हैं कि गाड़ियां शहर के बड़े दरवाजों को पार करके जंगली इलाके 07 में दाखिल होती हैं। यह पूरी तरह अलग दुनिया थी, जहां विशाल पेड़ और घनी बेलें चारों तरफ फैली हुई थीं। इस गीली और बदबूदार हवा के बीच हर परछाई से कोई गुप्त नजर उन पर टिकी हुई थी। यह लगातार खतरों से भरा इलाका था। यहाँ का कोना कोना याद दिलाता था कि यह कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि यहाँ जान भी जा सकती है। ट्रेनर के आदेश पर हजारों की तादाद में छात्र इस घने जंगल में दाखिल हो गए। ज्यादातर छात्रों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी टीमें बना ली और दर्जनों के समूहों में बाहर पहरा देने लगे। जैसा कि कहते हैं, एकता में ही सुरक्षा है। एक आम छात्र के लिए टियर 1 के जानवर जैसे सींग वाले भेड़िए काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन लेनन का इरादा कुछ और ही था। वह किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, वह भीड़ से अलग हो गया और अकेले ही जंगल के घने हिस्से में चला गया। उसका निशाना टियर 2 का 20 जोन था, जो नक्शे पर लाल रंग से दिखाया गया था। जहां दूसरे डर रहे थे, लेनिन को सिर्फ अपने काम से मतलब था। यहाँ रोशनी बहुत कम थी और कोई भी आम इंसान हमले के डर से हर पेड़ को देखता, लेकिन लिनन की आत्मिक शक्ति एक अदृश्य रडार की तरह फैल चुकी थी। 100 मीटर के दायरे में कुछ भी उससे छिपा नहीं था और इस तरह शिकार शुरू हुआ। एक बेहद सटीक और शांत हमला जिसे हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके आगे बाईं और 30 मीटर की दूरी पर एक टियर 2 का जहरीला अजगर पेड़ पर घात लगाए बैठा था। वह अपनी जीभ हिलाते हुए शिकार का इंतजार कर रहा था। लिंडन ने अपनी रफ्तार धीमी भी नहीं की और जैसे ही वह पास से गुजरा, उसकी स्पेस पावर चमकी और पलक झपकते ही सांप का सिर गायब हो गया। पास ही एक टियर 2 का तेज पंजों वाला बिलाव शिकार खाने में व्यस्त था। वह बेहद तेज था, लेकिन इससे पहले कि वह झाड़ियों से छलांग लगा पाता, उसका सिर हवा में गायब हो गया। यह नजारा थोड़ा डरावना था। सच कहें तो बिना सिर वाला शरीर केवल अपनी रफ्तार के कारण आगे गिर गया। फिर वहां टियर 2 का रॉक आर्माडिलो आया, जो अपनी ढाल और कुल्हाड़ी को रोकने वाले कवच के लिए मशहूर था। उसने आधा शरीर ही बाहर निकाला था कि स्पेस ब्लेड ने उसके कवच और मांस के 2 बराबर हिस्से कर दिए। हर शिकार के बाद वह आराम से कोर को अपने स्टोरेज स्पेस में डाल देता था। उसके ये हाव भाव काफी सटीक थे और ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही थी। इसी बीच उसके मिलिट्री ब्रेसलेट पर अंक तेजी से बढ़कर 100, 500 और फिर 800 के पार जाने लगे। ट्रायल कमांड सेंटर की विशाल स्क्रीन पर लिन एन का नाम रॉकेट की तरह ऊपर छोड़ा और कुछ ही मिनटों में हजारों छात्रों को पीछे छोड़ते हुए वह सीधे टॉप रैंकिंग में शामिल हो गया और ऊपर बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही उसने एक और जानवर का शिकार करके उसका कोर निकाला, वहां का माहौल अचानक बदल गया। रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाले एक बड़े खतरे का एहसास उसे हुआ। सोचने का बिल्कुल समय नहीं था, सिर्फ कदम उठाना था। उसके शरीर की फुर्ती दिमाग से भी तेज चली। लिन आगे की ओर कूदा और पास की घनी झाड़ियों में सुरक्षित ढंग से छिप गया। उसी पल अंगूठे जितनी मोटी स्नाइपर गन की एक गोली हवा को चीरती हुई सनसनाहट के साथ गुजरी, जो ठीक उसी जगह लगी जहां वह खड़ा था। वह गोली पीछे के एक विशाल पेड़ में जाकर धंस गई, जो इतना चौड़ा था कि 3 लोग भी उसे घेर ना पाए। उसका तना तुरंत टूटकर बिखर गया और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। यह परीक्षा का हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। झाड़ियों की ओट में लिन एन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दागी गई सटीक गोली और पहले से बना यह जाल। उसे सिर्फ एक ही परिवार का शक था।
अगर वे उसे मिटाना चाहते थे तो उसने तय किया कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। उधर पहाड़ी पर बैठा स्नाइपर उलझन में था। उसे ये बहुत आसान काम लगा था, लेकिन लिनैन का बचने का तरीका किसी आम स्टूडेंट जैसा नहीं बल्कि बेहद पेशेवर था। वह किसी चतुर जंगली भेड़िए की तरह बढ़ा। उधर हाउंड स्क्वाड ने घेरा कसना शुरू किया और टुकड़ियों में बंटकर आगे बढ़े। चारों ओर से वे उसे जल्द ही एक डेथ जोन में फंसाना चाहते थे। उन्हें लगा कि शिकारी वे हैं, पर वे नहीं जानते थे कि असली शिकारी कभी घेरे के बीच मरना नहीं चुनता। लिनैन की आत्मिक शक्ति ने पहले ही उन 5 लोगों की जगह, दूरी और उनके चलने के रास्ते को भांप लिया था। इसलिए वो भागा नहीं बल्कि जमीन से सटकर परछाइयों के बीच एक भूत की तरह रेंगने लगा। उसका मकसद उनके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना था। सबसे पहले नंबर 3 गिरा। वह सावधानी से अपनी राइफल थामे आगे बढ़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमला सामने से नहीं, ऊपर से होगा। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के नीचे से गुजरा, लिनन ऊपर डालियों में छिपा लटका था। उस आदमी को सिर्फ ऊपर देखने का वक्त मिला। लिनन बिल्कुल करीब था। उसकी स्पेशल पावर सक्रिय हुई, उस आदमी के हेलमेट और सिर को जकड़ा और एक धीमी आवाज के साथ बंद हो गई। इससे पहले कि हाउंड स्क्वाड का वह सदस्य कोई चेतावनी दे पाता, उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया। लिन एन ने लाश को धीरे से संभाला और पेड़ के सहारे टिका दिया ताकि आवाज न हो। जल्द ही नंबर 4 उसे देखने आया। उसने तुरंत उस अजीब हालत में टिकी लाश देखी जिसकी गर्दन डरावने ढंग से गायब थी। उस पल वह खौफ से पूरी तरह जम गया। रिपोर्ट करने की कोशिश में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन ध्यान भटकने के उसी एक पल में लिनैन ने परछाइयों से दोबारा हमला किया और उसका सिर भी उड़ा दिया। महज 1 मिनट में हाउंड स्क्वाड ने 2 बंदे खो दिए। अब तो इस जंग में तपे हुए स्क्वाड लीडर को भी घबराहट होने लगी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह किसी साधारण छात्र का शिकार नहीं था। वे एक ऐसे साय का सामना कर रहे थे जो बिना किसी आवाज के जान ले सकता था। लीडर को लगा कि सामने कोई शैतान है। उसने हताशा भरी दहाड़ लगाई और बचे हुए लोगों को जुटने को कहा। उसने अपनी सी रैंक की विंड एबिलिटी का इस्तेमाल किया। एक भयानक बवंडर उठा जिससे नीले रंग के अनगिनत तेज घूमते ब्लेड निकले जो जंगल में हर तरफ दौड़ने लगे। पुराने पेड़, लताएं और झाड़ियां कागज की तरह बिखर गईं। वह घना इलाका पल भर में एक तबाह बंजर जमीन में बदल गया, जहां आखिर में लिन एन नजर आ गया। कप्तान के चेहरे पर एक पागलपन भरी जीत की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि शिकार घिर चुका है। ठीक उसी पल 1 किलोमीटर दूर पैसे पाकर घात लगाए बैठे स्नाइपर ने, जो सब्र से इस इलाके पर नजर रखे था, मौका मिलते ही ट्रिगर दबा दिया। वह भारी गोली जानलेवा इरादे से सीधे अपने निशाने की तरफ बढ़ी।